हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्रिका जॉब एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र का पार्ट 2 जो लैंगिक जनन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 में अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, जो यूट्यूब पर आप लोग को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, तभी ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग समझने वाले हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो लैंगिक जनन में जनन होने के लिए लिंग की आवश्यकता पड़ता है। लिंग की आवश्यकता पड़ता है। लैंगिक जनन में जनन होने के लिए लिंग की आवश्यकता पड़ता है और इसके साथ साथ यहाँ पर निषेचन की क्रिया के द्वारा जनन होता है। निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया होता है। अभी निषेचन क्या है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले इतना जान लीजिए कि लैंगिक जनन होने के लिए लिंग की आवश्यकता होता है, इसके साथ साथ निषेचन की क्रिया इसमें होता है। अब लैंगिक जनन की बात करें तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दो प्रकार के होता है। लैंगिक जनन दो प्रकार के होता है। एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी, द्विलिंगी। द्विलिंगी तो एक लिंगी द्विलिंगी किसको बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। एक लिंगी, द्विलिंगी। अब एक लिंगी किसको कहेंगे? यूनिसेक्सुअल किसको कहेंगे? तो इसमें एक शरीर पर, इसमें जो जीव होते हैं उस जीव के, एक जीव के शरीर पर एक ही लिंग होता है, यानी एक जीव के शरीर पर एक ही लिंग होता है। जैसे में इसमें आ जाएगा मनुष्य, जैसे में मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, जितने भी स्तनधारी हैं सब किसमें आ जाएंगे? एक लिंग में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मनुष्य की अगर बात करें तो मेल का अलग लिंग होता है, फीमेल का अलग लिंग होता है। मेल और फीमेल अलग अलग लिंग होते हैं। मेल और फीमेल। अब बात करते हैं द्विलिंगी का। एक ही शरीर पर दो लिंग होता है। द्विलिंगी में क्या होता है? एक ही शरीर पर, एक ही शरीर पर दो लिंग होता है। एक ही शरीर पर दो लिंग होता है। जैसे इसमें कौन कौन जीव आएंगे? जैसे कि अगर बात करें तो इसमें कौन कौन जीव आते हैं? तो इसमें आते हैं स्टारफिश, स्टारफिश जिसको बोलते हैं तारा मछली, स्टारफिश या इसी को बोलते हैं तारा मछली, ठीक है। इसके बाद केचुआ, केचुआ को बोलते हैं अर्थवार्म। इसके साथ साथ यहीं पर आएगा फीता कृमि, फीता कृमि, इसको बोलते हैं टेपवार्म, इसको बोलते हैं अर्थवार्म, और इसको बोलते हैं स्टारफिश यानी तारा मछली। ये सब जो जीव हैं ये द्विलिंगी हैं। जैसे हम बात करते हैं केचुआ का, तो केचुआ देखिए यही केचुआ है, केचुआ बना दिए। केचुआ के ऊपर बीच में यहाँ पर एक होता है चिकना पदार्थ जिसको बोलते हैं सीटी। इसी सीटी के द्वारा ये चल पाता है, संचलन करता है। तो केचुआ अपना संचलन किसके द्वारा करता है? सीटी के द्वारा करता है। अब इस सीटी दो भाग में बांटने का प्रयास करता है, दो भाग में इसको बांटता है केचुआ को। एक भाग में होता है मेल और एक भाग में होते हैं फीमेल, फीमेल। तो एक ही शरीर है केचुआ का, जिसमें से धारियां धारियां बना होता है। तो एक ही शरीर है और एक ही शरीर में दो लिंग है, एक तरफ मेल वाला एक तरफ फीमेल वाला। लेकिन इधर ऐसा सिस्टम नहीं है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। एक शरीर पर एक ही लिंग होगा, लेकिन यहाँ एक ही शरीर पर दो लिंग देखने को मिलेगा इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। तो यही जो केचुआ है, ध्यान में करें, झोंकटी बोलता है सब। तो ये झोंकटी होता है, तो एक नहीं बोलता है कि दोनों तरफ मुंह है, तो दोनों तरफ मुंह इसीलिए है कि एक तरफ मेल है यानी पुरुष वाला चीज है, एक तरफ महिला वाला चीज यानी फीमेल वाला। तो एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल,
और सीटी चलने में इसको मदद करता है। सीटी को उठा के आगे रखेगा तो फिर भी खसकेगी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। और कहीं ये खसक गई, इस सीट उठा के इधर रखी तो इसको भी आना पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जिए मरेंगे साथ तो दुनिया याद करे, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। किसके लिए गाना है? द्विलिंगी के लिए। लेकिन गाता कौन है? एक लिंगी वाला। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मनुष्य में जनन तंत्र, मनुष्य का जनन तंत्र, मनुष्य का जनन तंत्र। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको बोलते हैं नर जनन अंग, और इसको बोलेंगे मादा जनन अंग। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नर जनन अंग, इसके बाद देखेंगे मादा जनन अंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी नर जनन अंग, नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पर देखिए इसका मुख्य जननांग, यानी नर जो जननांग है इसका मुख्य जननांग कौन सा है? तो मुख्य जननांग जो है, मुख्य जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मुख्य जननांग वृषण होता है, वृषण होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस वृषण होता है। ठीक है, वृषण की संख्या एक जोड़ी होता है, और एक जोड़ी बोले तो दो होता है। वृषण की संख्या कितना? दो होता है, यानी एक जोड़ी होता है। अब बात करें कि वृषण, वृषण जो होता है इस शरीर से बाहर पाया जाता है, शरीर से बाहर रहता है। अब शरीर से बाहर क्यों रहता है? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म यानी शुक्राणु बनने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, 37 डिग्री से कम चाहिए, यानी 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनने के लिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए तब जाकर का स्पर्म बनेगा। इसीलिए जो वृषण होता है शरीर से बाहर होता है, क्योंकि शरीर के अगर अंदर रहेगा तो टेम्परेचर शरीर में ज्यादा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर नहीं बन पाएगा। इसीलिए वृषण क्या होता है? शरीर से बाहर वृषण कोश में रहता है। तो चलिए अब हम लोग यही फिगर से देखते हैं वृषण को, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर। यही है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर। यहाँ पर बात करते हैं इसका परिचय का। तो देखिए मेल में तुरंत बता दे कि मुख्य जननांग क्या होता है? तो मुख्य जननांग होता है वृषण यानी टेस्टिस। तो एक जोड़ी होता है मतलब दुग होता है। देखिए यही वृषण है, ये क्या है? वृषण। ये वृषण जो है एक जोड़ी है यानी दुग है। वृषण जो होता है मनुष्य में मेल जननांग का सबसे मुख्य पार्ट होता है। अब वृषण जो है किस आवरण के अंदर बंद है, किसके अंदर बंद रहता है? तो रेड से जो देख रहे हैं इसका खोल है, कवर बोल सकते हैं। इस कवर को बोलते हैं वृषण कोश, सेक्रेटम सैक। इसी के अंदर में ये दोनों वृषण बंद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझते हैं। वृषण के ऊपर में एक भाग होता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण। वृषण के ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं? अधिवृषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एपिडिडमिस कहा जाता है, एपिडिडमिस। ठीक है, अब एपिडिडमिस से आगे एक पाइप निकला हुआ है, इस पाइप को बोलते हैं शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस। तो एपिडिडमिस से आगे वाला जो पाइप, इस पाइप को क्या बोलते हैं? तो इस पाइप को कहा जाता है शुक्रवाहिनी वाश डिफरेंस। ठीक है, अब वाश डिफरेंस ऐसे आया, और ये जो पाइप है यूरेटर को इस पार से होकर के फिर अंदर यहाँ पर आया है, और इस वाला भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को बोलते हैं शुक्राशय। इसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल।
वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल कहा जाता है शुक्राशय, मतलब शुक्रवाहिनी अब किसमें खुला है, सेमिनल वेसाइकल में खुला है, शुक्राशय में खुला है। शुक्राशय किसमें खुलता है, तो शुक्राशय खुलता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये वाला जो देख रहे हैं दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड है, पौरुष ग्रंथि है। अब पौरुष ग्रंथि में खुलेगा और यहाँ से फिर आगे स्पर्म आएगा, किस में मिल जाएगा, तो यहीं से मिलता है मूत्र मार्ग में, जिसको यूरेथ्रा बोल रहे हैं, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग में कहां से स्पर्म मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में लाने का काम करता है। इसके जस्ट नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे यहाँ पर एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथि का नाम है काउपर ग्रंथि, या तो इसको हम बोलते हैं वल्वोरिथ्रल ग्रंथि। तो यही है, मटर के दाने जैसा ही होता है। और ये जो भाग दिख रहा है इसी को एक साथ में बोलते हैं पेनिस यानी शीश में बोलते हैं। तो ये था परिचय। अब हम लोग समझते हैं इसका कार्य कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीसन है, ग्रीसन के अंदर में यहाँ पर छोटे 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 इस तरह से घर होते हैं, जिसको लोब कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लॉब कहते हैं। छोटे छोटे यहाँ पर घर होता है, तो इस घर को क्या बोलते हैं, लॉब कहा जाता है। लॉब, लॉब को बोलते हैं पालियां, लॉब्स यानी पालियां, पालियां। और किसने पालियां है, तो ग्रीसन के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीसन पालियां, टेस्टिस लॉब। इसको टेस्टिस लॉब कहा जाता है, ग्रीसन पालियां कहा जाता है। ग्रीसन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे घर होते हैं। कितने घर होते हैं, तो ये लगभग 250 होते हैं ऐसे बने हुए लॉब। ये देखिए इस तरह से कैसे घर होंगे, 250 होंगे लगभग, ठीक है। अब देखिए इस लॉब के अंदर में नली नुमा संरचना पाया जाता है, नली जैसा संरचना पाया जाता है। ये जो लॉब दिख रहा है, इस लॉब में नली जैसा संरचना यानी नली पाया जाता है, एक पाइप वेसल्स पाया जाता है। ये देखिए पाइप पाया जा रहा है, ये क्या है, पाइप। और ये पाइप घुमावदार पाइप होता है, इस तरह से घूमते घूमते आकर के कहां पर मिल जाएगा, तो एपिडिडमिस, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस यानी अधिवृषण, अधिवृषण वाला ला करके मिल जाएगा। अब समझते हैं कि पाइप का नाम क्या है। ये जो पाइप, जो लॉब्स के अंदर में पाइप बना हुआ है, इस पाइप को क्या कहते हैं, तो इस पाइप को हम यहाँ पर देखते हैं। इस पाइप को बोलते हैं सेमिनल, इस पाइप को बोलते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस पाइप को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नालिका, शुक्र जनन जनक नालिका, शुक्र जनक नालिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के अंदर में छोटे 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 3 प्रकार के कोशिका होते हैं। ये जो पाइप हम बताया अभी, ये वाला पाइप, रेड वाला पाइप, यहां से खींच देते हैं। ये जो रेड वाला पाइप है, रेड वाला पाइप, इस पाइप को हम कहते हैं शुक्रजनक नालिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार का, 3 प्रकार के कोशिका कहा जाता है। पहला यहाँ पर कोशिका है स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल, शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका। तो पहला हम लोग कौन सा सेल देखने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल, शुक्रजनक कोशिका। इससे क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण। लेकिन ये स्पर्म कैसा होता है, अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व मतलब इमेच्योर होता है। ये क्या होता है, इमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है। ये निर्माण कौन किया है, कौन कोशिका किया है, तो स्पर्मेटोजेनिक सेल यानी शुक्रजनक कोशिका स्पर्म का निर्माण करता है। इस शुक्रजनक कोशिका कहाँ पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यानी रेड वाला पाइप में कोशिका पाया जाता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, ठीक है। तो हम लोग अभी पहला कोशिका देखें, अब दूसरा का देखने वाले हैं। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कि 3 प्रकार की कोशिका पाया जाता है। पहला है स्पर्मेटोजेनिक सेल, जिससे किसका निर्माण हुआ, स्पर्म का निर्माण हुआ, स्पर्म का यानी शुक्राणु का निर्माण हुआ है, स्पर्म का निर्माण हुआ है किससे, स्पर्मेटोजेनिक सेल से। अब हम लोग दूसरा कोशिका देखने वाले हैं, सर्टोली कोशिका, इंग्लिश में भी इसको सर्टोली ही कहा जाता है। तो ये जो सर्टोली कोशिका है, ये क्या करता है, तो सर्टोली कोशिका स्पर्म का पोषण करता है,
पोषण देता है। तो सर्टोली कोशिका का काम क्या है? स्पर्म का पोषण देना। और स्पर्मेटोजेनिक सेल का काम क्या है? स्पर्म का निर्माण करना। तो दो प्रकार की कोशिका समझ गए। अब हम लोग तीसरा का समझने वाले। हम लोग पहला देखे थे स्पर्मेटोजेनिक सेल, फिर देख लिए सर्टोली सेल। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर तीसरा का सेल जिसका नाम है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल इसको बोलते हैं हिंदी में भी लीडिंग कोशिका ना, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। ठीक है, तो ये जो लीडिंग कोशिका है, लीडिंग कोशिका, इसकी बात करने वाले हैं। तो ये क्या करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही निर्माण करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है यहाँ पे बाह्य जननांग का विकसित करना, बाह्य जननांग का विकसित करना, बाह्य जननांग का विकसित करना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका निर्माण कौन कोशिका करता है? तो लीडिंग सेल यानी लीडिंग कोशिका करता है इसका निर्माण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? बाह्य जननांग को विकसित करना। बाह्य जननांग किसे कहते हैं? बाह्य कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर जो दिखाता है, जैसे मूछ दाढ़ी आना, मूछ दाढ़ी आना, मूछ दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, आवाज भारी होना, इसके साथ साथ स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जवान करता है, ये जवानी आ जाएगा तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के काम क्या है? जवान करना। ठीक है, जवान हो जाएगा तो मूछ दाढ़ी आ जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा, स्पर्म बनने लगेगा। तो स्पर्म बनने के लिए चालू होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसमें पूरा मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखें कि स्पर्म का निर्माण कहाँ से होता है? तो यही वृषण से होता है। किस कोशिका से होता है? तो स्पर्मेटोजेनिक कोशिका से होता है। यानी वृषण से स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ से होता है? वृषण से। स्पर्म यानी शुक्राणु। तो ये जो शुक्राणु बना है, तो ये तो अपरिपक्व यहाँ पर है, मतलब ये मैच्योर है, परिपक्व है ही नहीं। तो परिपक्व कहाँ होता है? तो वृषण से निकलने के बाद ये वाला रास्ते से जाता है किसमें? अधिवृषण। ये वाला पार्ट, वृषण ऊपर वाला पार्ट कौन है? एपिडिडमिस है, यानी अधिवृषण है। और ये शुक्राणु अब धीरे धीरे कहाँ पर जाएगा? तो वृषण के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, ये वाला एपिडिडमिस यानी अधिवृषण में आएगा। अब ये देखिए यही है अधिवृषण। अधिवृषण यानी एपिडिडमिस में जैसे ही शुक्राणु आएगा, शुक्राणु अब यहाँ पर क्या होगा? परिपक्व होगा, परिपक्व यानी मैच्योर हो जाएगा। यहाँ पर वृषण में बना था शुक्राणु, तो ये अपरिपक्व था, अपरिपक्व। लेकिन अब परिपक्व होने के लिए कहा गया? तो ये परिपक्व होने के लिए शुक्राणु कहाँ होता है? तो वृषण में, लेकिन अपरिपक्व होगा। इसके बाद स्पर्म जैसे ही अधिवृषण में आएगा, एपिडिडमिस में आएगा, यहाँ पर स्पर्म क्या होगा? परिपक्व होगा। अब इसके बाद परिपक्व जो स्पर्म है, अब इस पाइप के द्वारा, इस पाइप का नाम क्या है? तो इस पाइप का नाम है शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस वाला पाइप से अब स्पर्म आगे जाएगा। अब इसी वास डिफरेंस को क्या किया जाता है कि काट करके, या कैसे भी काट करके ऐसे भी बांध सकते हैं। तो कैसे भी इसको बांध दिया गया है, काट करके कैसे भी बांध दिया, मतलब स्पर्म को रोक दिए। तो स्पर्म को रोकिएगा ना, तो यहाँ पर ही नसबंदी हो गया। इसको भी और इसको भी, दोनों को रोकेंगे तब ना, एक को रोकेंगे तो पाई हो जाएगा। तो एक दोनों को यहाँ पर काट लिए, स्पर्म को वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध दिए। बांध दिए तो स्पर्म नहीं जाएगा। तो स्पर्म नहीं जाएगा तो इसी को कहा जाता है पुरुष नसबंदी। इसको क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। तो क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। क्यों वैसेक्टोमी कहे? क्योंकि वास्ट डिफरेंस कहीं तो काट के बांधे हैं, इसीलिए पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। अब अगर नहीं बांधे तब क्या होगा? अब अगर काटे नहीं और जाने दिया स्पर्म,
अब स्पर्म को बाहर जाने दे रहे हैं ना, स्पर्म जाएगा आगे। स्पर्म जैसे ही अब आगे जाएगा तो अब जाने के बाद किस भाग में आएगा, शुक्राशय में आएगा। देखिए इस वाला शुक्राशय में, अब यही शुक्राशय में स्पर्म जमा रहता है। देखिए स्पर्म यहाँ पर आ गया। जैसे ही शुक्राशय में आएगा तो शुक्राशय से यहाँ पर क्षारीय द्रव निकलता है। शुक्राशय से क्या निकलता है, क्षारीय द्रव। शुक्राशय से क्षारीय द्रव निकलता है और ये द्रव स्पर्म को पोषण देने के काम करता है, क्योंकि इस क्षारीय द्रव के पास कैल्शियम है। कैल्शियम पाया जाता है इसमें, कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ साथ इसमें फ्रुक्टोज भी पाया जाता है, फ्रुक्टोज। तो कैल्शियम और फ्रुक्टोज पाया जाता है, जिसके चलते ये स्पर्म का दे पाता है, तो स्पर्म को पोषण दे पाता है। स्पर्म का पोषण, स्पर्म का पोषण देना यानी पोषणा काम है, इसको भोजन देना काम है किसका, स्पर्म का। तो स्पर्म का पोषण एक जगह और था, वृषण में। कौन दे रहा था, तो यहाँ पर दे रहा था सर्टोली कोशिका। अब जैसे ही आगे आया फिर एक जगह पोषण मिला, कहाँ पर, शुक्राशय में। और शुक्राशय में पोषण कौन दे रहा है, क्षारीय द्रव निकला, जो शुक्र द्रव जिसे कहा जाता है, क्षारीय द्रव। ये क्षारीय द्रव निकला, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फ्रुक्टोज, और यही देता है स्पर्म का पोषण। चलिए अब हम लोग समझते हैं, जब स्पर्म कहां पर आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। यही है प्रोस्टेट ग्लैंड, हरा वाला जो दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड है, पौरुष ग्रंथि है। इसका क्या काम है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये अम्लीय द्रव बनाता है, अम्लीय द्रव। और अम्लीय द्रव मिलाने के बाद अब स्पर्म कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अब अम्लीय द्रव मिलाएगा तो स्पर्म को क्या होगा, तो स्पर्म के यहाँ पर गति में तेजी आ जाता है। अम्लीय द्रव जैसे ही मिलेगा स्पर्म में, तो स्पर्म की गति बन जाता है, स्पर्म की गति तेज हो जाती है। स्पर्म की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है अम्लीय द्रव, ये दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड है, अम्लीय द्रव निकलेगा और स्पर्म जैसे ही मिलेगा स्पर्म की गति क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, पूरा छरफर हो जाएगा, ठीक है, तेज से भागने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब स्पर्म के काम, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का और क्या काम है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ही ये जो मार्ग दिख रहा है, मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, इसमें मिलाने के काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक गेट की तरह काम करता है। इधर से अगर मूत्र आ रहा है तो स्पर्म को रोक के रखेगा, अरे तो भी रुको, अभी रास्ता जाम है। जैसे ही पेशाब इससे पार होगा, मूत्र पार होगा, अब इसको स्पर्म को जाने देगा। यानी स्पर्म जिस टाइम में आएगा उस टाइम में मूत्र नहीं आएगा, और जिस टाइम में मूत्र आता है उस टाइम में स्पर्म नहीं आएगा। तो ये जो स्पर्म को ये पाइप में मिलाने का काम कर रहा है, कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। अब कोई कोई के देखते होंगे हस्तमैथुन करता है, तो हस्तमैथुन ज्यादा करने के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड काम करना मतलब बहुत कम काम करने लगता है, जिसके चलते बार बार स्पर्म बाहर निकलेगा, शीघ्र पतन होने लगता है, और बार बार जब निकलने लगेगा तो उससे कैंसर होता है, जिसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्रंथि काम नहीं कर रहा है तो कौन सा कैंसर हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर। इसी तरह से महिलाओं लोग में भी एगो कैंसर फेमस है, जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। वहां पर महिलाओं लोग बच्चा लोग को दूध नहीं पिलाती है, तो नहीं पिलाने के कारण ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। उन लोग का फैशन भागा जा रहा है तो क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर हो करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्र मार्ग में मिला दिया स्पर्म को। अब जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर एक ग्रंथि और पाया जाता है, जिसका नाम है काउपर ग्लैंड या वल्गोरिथम ग्रंथि। तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या करता है। तो काउपर ग्रंथि का काम है यहाँ पर क्षारीय द्रव मिलाना, क्षारीय द्रव मिलाना। अब क्षारीय द्रव मिला करके क्या करता है, तो स्पर्म में क्षारीय द्रव जैसे ही मिलेगा, अब ये लुब्रिकेंट का काम करने लगेगा। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब चिकनाहट, चिकनाहट। तो स्पर्म में चिकनाहट कौन देता है, तो स्पर्म में चिकनाहट काउपर ग्रंथि के द्वारा मिलता है, जो क्षारीय द्रव होता है। अब लास्ट में यहाँ से फिर स्पर्म बाहर आ जाएगा, और ये जो स्पर्म है यहाँ से वो स्पर्म नहीं, इसको सेमन कहा जाने लगता है। अब इसको क्या कहेंगे, अब इस द्रव को हम कहेंगे सेमन,
सेमन यानी वीर्य कहा जाने लगेगा। और ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, क्योंकि लास्ट में क्षारीय बना दिया ना, अभी क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.5 से 8.5 होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। सेमन वीर्य एक प्रकार का क्षारीय द्रव है और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। स्पर्म की बात करें, सेमन की बात करें, तो एक बार में कितना निकलता है, तो ये जो सेमन है, वीर्य है, एक बार में 7 ml निकलता है। 7 ml एक बार में कितना ml, 7 ml। अब 7 ml सेमन में कितना स्पर्म होता है, तो इसमें लगभग 20 लाख स्पर्म होते हैं, 20 लाख शुक्राणु होते हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु, यानी एक बार जब सेमन यहां से बाहर निकलेगा तो 7 ml निकलता है। और 7 ml से अगर कम निकलेगा तो बच्चा नहीं बना पाएगा। बच्चा बनाने के लिए 7 ml होना चाहिए। और 7 ml सेमन में यानी वीर्य में लगभग 20 लाख, कितना, 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 20 लाख शुक्राणु होते हैं। और इसका जीवन काल, शुक्राणु का जीवन काल 20 मिनट होता है। 20 मिनट होता है। शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट होता है। तो चलिए, ये था पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए पत्रिका जब एकेडमी को। थैंक यू।